सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा के उपर पंजाब दिन भर देख रहे दर्शकों का स्वागत है। विस्तार नाल गलबात करांगे तमाम वड्डियां खबरों के बारे। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान इंडिया गठजोड़ अलायंस के चलते अज असम दौरे के उपर पहुंचे हुए। तुहानूं दस दें कि इस मौके उन्होंने वालों उत्थे रैलियां में संबोधन किया गया और उन्होंने वालों लोगों को अपील की गई कि जेकर देश को अगे तरक्की के राह ते लैके जाना तो इंडिया गठजोड़ नूं लोग चुनन। होर इस मौके की कुछ कहा, एक नज़र पा लेंगे। खुद एक लोगों में से निकले हुए नेता हैं। आम आदमी पार्टी की यही खूबी है कि वो लोगों में से नेता निकालते हैं। आम लोगों के बेटे बेटियों को मौका मिलता है। मनोज जी अगर सब कुछ ठीक रहा जिस तरीके से चल रहा है तो मनोज जी 4 जून को देश की पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी पंचायत कही जाती है उसकी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। अच्छे लोग अंदर जाएंगे तो अच्छे कानून बन के आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने रोकने की कोशिश की है कि वो प्रचार ना कर पाए, वो बाहर ना आ पाए। ये बहुत ही देश में इसका रोष मनाया जा रहा है कि ये गलत बात है। आप अगर आपको अपनी लहर पर इतना यकीन है कि आपकी लहर है, बीजेपी की लहर है, तो आप फिर खासतौर पे नॉन बीजेपी जो विपक्ष के जो लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हो, किसी को ईडी का छापा मरवा रहे हो, किसी का चुनाव चिन्ह छीन रहे हो, किसी का खाता फ्रीज कर रहे हो, तो ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। तो लोग 140 करोड़ लोगों का देश है। असम के लोग, असम और पंजाब का कल्चर बहुत मिलता है। यहाँ आप लोग त्यौहार मनाते हो, हम भी उतने ही त्यौहार हमारे हैं। यहाँ भी सब लोग त्योहारों में शामिल होते हैं, हम भी होते हैं। तो कल्चर बहुत मिलता है। और यहाँ भी इनकलाब आते हैं, जब भी आते हैं तो असम से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। पंजाब में भी इनकलाब के लिए जाना जाता है, पंजाब तो जाना ही इनकलाब के लिए जाता है। तो अच्छा लगा जाके असम में। और हमारी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। आपका कोई सवाल हो तो बताएं। सर, इंडिया अलायंस का भी एक कैंडिडेट है यहाँ पे और बीजेपी का भी है और आपका भी है, तो मेन फाइट किसके साथ होगा, क्या सोचते हैं? देखो, फाइट तो हमारी करप्शन के साथ है। फाइट हमारी जो फेवरिज्म है, जो आप समझ लो कि परिवारवाद है, उसके खिलाफ है। अब अगर मुख्यमंत्री के अपने स्कूल होंगे प्राइवेट, तो वो सरकारी स्कूलों को क्यों चलने देगा? फिर 8000 स्कूल बंद कर दिए यहाँ पे। क्यों भी? दिल्ली में भी ऐसी हालत थी जब अरविंद केजरीवाल जी ने संभाला था, पंजाब में भी ऐसी हालत थी 2 साल पहले, लेकिन हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया। वहां पे मतलब बैठने के लिए फर्नीचर से लेके बाथरूम से लेके सब काम किया, शिक्षा का बजट बढ़ाया। उसके बाद आज लोग प्राइवेट से निकालकर सरकारी में दाखिल करवा रहे हैं बच्चों को, कि उनको यकीन हो गया। तो यहाँ अगर जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। अगर बिजनेस मुख्यमंत्री करेगा तो फिर वो और किसी बिजनेस को क्यों बढ़ने देगा भाई? तो पहले ये तो स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं आज से 20 साल पहले। तो चाहते तो आज तक हॉस्पिटल असम के और स्कूल असम के ठीक हो जाते। असम वालों को पीजीआई ना आना पड़ता चंडीगढ़। बहुत लोग आते हैं असम से पीजीआई में इलाज कराने के लिए, क्योंकि है ही नहीं आसपास कुछ। तो लोगों को ऐसे लावारे छोड़ रखा है। इसका जवाब देगी जनता इस पर। 13 नंबर लोकसभा जो डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो आपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें लगातार बीजेपी के भी जो शीर्ष नेता है, गृह मंत्री है भारत, उन्होंने रोड शो किया। मनोज तिवारी भी आके यहाँ इन्होंने प्रचार किया। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है सर, इतना अमित शाह खुद यहाँ पे चुनाव प्रचार करने को? दिल्ली में भी करते हैं। दिल्ली में तो अमित शाह जी पर्चे भी बांटते हैं घर घर। सीटें कितनी आती हैं? वहां तो कभी नहीं लिखा दिल्ली में इन्होंने कि अब की बार इतनी पार, क्योंकि उनको पता होता है अब की बार यमुना पार। बस उनके पास 6-7 सीटें आती हैं, वो भी यमुना पार से आती हैं। ठीक है ना? तो गृह मंत्री जी वहां भी पर्चे बांटते, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, इससे पहले डिब्रूगढ़ नहीं आते थे, जब आम आदमी पार्टी का तब आया प्रचार करने। चलो हमारी वजह से आ गए, लोगों ने दर्शन तो कर लिए कि गृह मंत्री कैसा होता है। चलो हमारे डर की वजह से मान लो। चलो कई बार जो छोटी पार्टियां हैं या नई पार्टियां वो नंबर में कम रह जाती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों का एजेंडा तो रीसेट करा देती है ना। इससे पहले ये मैनिफेस्टो कहते थे, संकल्प पत्र कहते थे, घोषणा पत्र कहते थे।
अब गारंटियां क्यों कहने लगे? जब से अरविंद केजरीवाल ने कहना शुरू किया, जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब याद आ गई केजरीवाल की गारंटियां। अब गारंटियां दे रहे हैं जी, हम गारंटी दे रहे हैं जी। क्यों मैनिफेस्टो क्यों नहीं कहते, संकल्प पत्र क्यों नहीं कहते? अब चलो कोई बात नहीं, हमारे डर से ही सही, कोई गारंटी तो दे दो, पूरी तो कर दो, जुमले मत सुनाओ प्लीज। सर अरेस्ट के बारे में जो अरविंद केजरीवाल जो अरेस्ट है, आप लोग बहुत बता रहे हैं, बीजेपी अलग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में तो सही बता रहे हैं, इसके बारे में क्या बात? देखो ये टाइमिंग तो देखो ना पकड़ने की। 2 महीने पहले यही बातें वो बीजेपी वाले बोल रहे थे, उनके स्पोक्स पर्सन, अरविंद केजरीवाल को अंदर करना है, अंदर करना है, अंदर करना है। इलेक्शन के समय अंदर कर दिया कि वो प्रचार ना कर पाए, तो लोग इसका बुरा मना रहे हैं। हम फाइट कर रहे हैं, हम कोर्ट पे हमें यकीन है, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जहां तक हमें जाना पड़ जाएंगे। लेकिन उसी केस में फिर संजय सिंह को तो जमानत मिल गई, उसी केस में ईडी कह रही है जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जमानत दे दीजिए। उसी केस में कह रहे हैं जी हमारे पास तो बहुत सबूत हैं। 6 महीने बाद जब इलेक्शन हो गए ना, 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही कहेगी ईडी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जी, वैसे अंदर करना था। तो ये गलत है। विपक्ष को आप अंदर रख लिया, शिवसेना का आपने चुनाव चिन्ह छीन लिया, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, विजयन जी को तंग कर रहे हैं, तमिलनाडु का राज्यपाल उसकी बात नहीं मान रहा, मुख्यमंत्री की, ममता दीदी को तंग किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा हूँ अपने पैसे लेने के लिए, जो पंजाब का हक बनता है 8,000 करोड़ रुपया RDF और NHM का। तो ये तो गलत है कि ये देश सिर्फ उन्हीं राज्यों का थोड़ी है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हमने तो देश लेके दिया भाई साहब, 80% कुर्बानियाँ तो हमारी पंजाबियों की है ना। तो हमें ही देश से ऐसे मतलब मांगना पड़े कि हमारा हक जो है, GST मेरा हक है, क्यों नहीं दे रहे? RDF मेरा हक है, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में तो बीजेपी कभी जिंदगी में भी नहीं आ सकती। तो करने दो, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कांग्रेस ने यहाँ पर 2 चैनलों को बैन किया है, एक टाइम आउट और एक न्यूज लाइव, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कांग्रेस ने किसको। ये सीएम का खुद का चैनल है सर। फिर CM का खुद का चैनल, तो ये तो पंजाब में भी था, पंजाब में CM का खुद का चैनल PTC, उन्होंने बहुत बहुत तारीफें की और हमें मतलब जितना उनका जोर चलता हमारी निंदा की, लेकिन लोगों ने तो 92 सीटें हमें दे दी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक टीवी चैनल है अगर आपके पास तो आप लोगों का मन बदल दोगे। जब लोग मन बनाते हैं तो बनाते हैं बस। दिल्ली में सर राष्ट्रपति शासन देने का बात चल रहा है, ऐसा कुछ निकाल रहा है? देखो अगर देखो इनका बस चले तो कब से कर दें, ये तो 5-7 स्टेटों में लगा दें राष्ट्रपति शासन। मुझे 356 की धमकी दे चुके हैं राज्यपाल लिखती तौर पर कि अगर आप मेरे फलां सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं 356 रिकमेंड कर दूंगा। हाउ डेयर दे आर कि ये राष्ट्रपति राज लगा देंगे। ऐसे इलेक्टेड की चलती है या सिलेक्टेड की चलती है? LG और गवर्नर्स आर सिलेक्टेड, मुख्यमंत्री आर इलेक्टेड। सो डेमोक्रेसी इलेक्टेड की होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो चुनाव है ये सिर्फ जीत हार का नहीं है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने का है। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ नहीं बचा। दोनों लीडरों ने की कुछ किया, एक बार सुन लेने। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है।
इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देते हैं। तो अब बीजेपी को पता चल गया है, अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। दूसरा कारण, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम। चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो। इन लोगों को पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली छोड़िए, किसी भी अपने राज्य में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इनको खतरा हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के वादे से,
जो इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि हर महीने 1000 रुपए दिल्ली की हर महिला को मिलने वाले हैं। और इन पॉलिसीज को रोकने के लिए, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए मिलने से रोकने के लिए आज ये राजनीतिक साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। इस जनादेश के तहत कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके, कॉन्फिडेंस मोशन लाके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया है। यह बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के तहत किसी सरकार की मेजॉरिटी होते हुए, किसी सरकार के पास जब उनके हाउस का कॉन्फिडेंस होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 2016 में भी उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट ऑर्डर किया था और सरकार के पास फ्लोर टेस्ट में कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेस होने के बाद राष्ट्रपति शासन के आदेश को खारिज कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि अगर आप ये राजनीतिक साजिश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के स्पष्ट जनादेश के खिलाफ होगा। दूसरा, मैं दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहती हूं कि आपको इन राजनीतिक साजिशों से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे के तौर पे खड़े हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो जेल के बाहर हो, वो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को संसद में लड़ना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों को उनका हक मिलके रहेगा। दिल्ली की महिलाओं को जो अरविंद केजरीवाल जी ने 1000 रुपए महीने देने का वादा किया है, यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने जरूर मिलेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र कर ले, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की, राष्ट्रपति शासन लाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को उनका हक, दिल्ली की महिलाओं को उनका 1000 रुपया महीना दिलवा के रहे। देखिए, ये सारी जब चीजें एक के बाद एक हो रही हैं कि कभी कोई एक चीज होती है तो इंसान सोचता है कि हो सकता है कि बाय चांस हो कि अफसर दिल्ली में पोस्ट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज हमें दिखी कि बहुत सारे प्रमुख विभाग खाली होने के बाद अफसरों के सीनियर अफसर 3-3, 4-4 बड़े विभाग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर पिछले कई महीनों से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही। फिर पिछले हफ्ते एलजी साहब का बेबुनियाद आरोप लगाते हुए एमएचए को बार बार चिट्ठियां लिखना, मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाए जाना, ये सब इस बात के लक्षण हैं कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के नाम पर ये लोग
ये दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली में संवैधानिक संकट हो गया है। ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये कितने भी प्रयास कर लें, ये कितने भी नेताओं को उतार दें, ये कितने भी वादे कर दें, लेकिन दिल्ली के लोग अपना वोट अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को ही देने वाले हैं। दिल्ली के लोग बटन झाड़ू पर ही दबाने वाले हैं। देखिए, कोर्ट का भी जो रास्ता होगा, जैसे जरूरत पड़ेगी हम उस रास्ते जरूर जाएंगे, लेकिन जैसा आपने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे एक ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस अपने हाउस का एंजॉय करते हैं, और ये सारा षड्यंत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का वादा किया है, उस वादे को रोकने के लिए है। दिल्ली में फ्री बिजली रोकने के लिए है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा रोकने के लिए है, फ्री तीर्थ यात्रा रोकने के लिए है। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। आतिशी मारदीना जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि बीजेपी दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगाना चाहती है। आतिशी मारदीना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। बीजेपी चुनी हुई सरकार का सम्मान करती है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि किसी तरीके राष्ट्रपति राज लग जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जेल में है, वो जेल में मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, जो कि असंभव है। इसलिए जब से संजय सिंह जी जेल से बाहर से आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी का जो अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना था, वो चूर चूर हो गया है। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं सुनीता जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, सर सीनियर सेकंड मोस्ट मैं हूं, मैं खुद बनूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं संजय सिंह जी को बनने नहीं दूंगा। आतिशी मारदीना जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम तो आपके सामने ही ले दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में, ताकि कहीं आप मुख्यमंत्री बनने का क्लेम ना करें। ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं कि सरकार खड्डे में जाए, कोई और मुख्यमंत्री ना बन जाए। संजय सिंह बिल्कुल। उधर दिल्ली के साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वलों अंतरिम जमानत की मंग की गई। तुहानूं दस दें कि अदालत के विच उन्हां दे वलों पटीशन दायर की गई सी, जिस दे उपर सुनवाई हुई है। पटीशन के विच मनीष सिसोदिया ने चोणां तक जिहड़ा सी ओह पार्टी दे लई प्रचार करन दे लई इजाजत मंगी सी, जिस तो बाद अदालत ने आज सुनवाई करदिआं हुण ईडी अते सीबीआई दे कोलों जिहड़ा इस मुतलक जवाब तलबी की और मामले की अगली सुनवाई हुण 20 अप्रैल नूं होवेगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने लोक सभा चोण 2024 विच पार्टी लिए प्रचार करने के चलते अदालत तो अंतरिम जमानत की मंग की सी, जिस च स्पैशल जज कावेरी बवेजा वालों सीबीआई और ईडी नूं नोटिस जारी कर 20 अप्रैल नूं मुड़ जवाब मंगਿਆ। मनीष शराब सिसोदिया घोटाला केस विच तिहाड़ जेल विच बंद ने। 26 जनवरी 2023 ਨੂੰ सिसोदिया ਨੂੰ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। ईडी ने 9 मार्च 2023 ਨੂੰ सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले च सिसोदिया ਨੂੰ गिरफ्तार किया। 28 फरवरी 2023 ਨੂੰ सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट तो अस्तीफा दिता सी। उधर जलंधर पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली है। सीपी स्वपन शर्मा की अगवाई दे विच पुलिस के वलों जयपाल भुल्लर गैंग के एक बदमाश नूं काबू किया गया, जिस तो मौके के उपरों जिहड़ा नगदी ते जिहड़ा असला भी बरामद किया गया। तो दस दिए कि आए दिन जिहड़ा है पुलिस वो जलंधर जिले के विच लगातार सतर्क रहिंदी है और लगातार बैक टू बैक जिहड़ा है वो सीपी की अगवाई दे विच पुलिस के वड्डियां सफलतावां मिल रही ने। उधर बठिंडा पुलिस के वलों निवेकली शुरुआत की गई। तुहानूं दस दिए कि डीजीपी गौरव यादव की अगवाई के विच जिहड़ा है यह पूरा जिहड़ा अभियान लिखिया गया सी, जिस तो बाद एसएसपी के वलों बठिंडा के विच जिहड़ा है वो पहले सोलर जिहड़े कैमरे ने उन्हां दी तैनाती की गई। तुहानूं दस दिए कि ये पोर्टेबल सोलर कैमरे बिना बिजली चलणगे और इन्हां नूं आसानी दे नाल किते भी थां दे उपर आसानी नाल ले जाया जा सकदा, जिस तो बाद पुलिस नूं अपने काम दे विच बहुत ज़्यादा आसानी होवेगी। सरहदी जिले फिरोजपुर के विच इलैक्शन तो पहला पुलिस पूरी तरीके दे नाल सुचेत है। तुहानूं दस दिए कि एसएसपी की अगवाई दे विच जिहड़ा है पुलिस के वलों छापेमारी करके जिहड़ा सरहदी इलाके दे विच जिहड़ा है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिथे वड्डी जिहड़ी है वो मात्रा दे विच जिहड़ा सी वो लाण बरामद किया गया, जिसनूं पुलिस ने मौके ते ही नष्ट कर दिता।
ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਤਰਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਲਾਹਨ ਦੀ 21,200 ਲੀਟਰ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 200 ਲੀਟਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਧਰ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ। ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰਮਨ, ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਸਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਿਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਟਲੈਸ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ 13, 14, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ। ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ। 13, 14, 15 ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। मौसम विभाग मुताबिक पहली पश्चिमी गड़बड़ी 13 अप्रैल ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 13, 14 ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਮਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13, 14 ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ यूपी 'ਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। IMD ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जी, जे ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 34.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਡੇ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਸੀ। ਸੋ ਲਗਭਗ 0.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 17.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 16.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਭਗ 0.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਅਰ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ WD ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰੇਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਥੰਡਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ WD ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੇ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਥੰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 13 ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ IMD ਵੱਲੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਥੰਡਰਿੰਗ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ WD ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਫੈਕਟ 2-3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।